दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः तपश्चचार नियतः संयतात्मा दृढ़व्रतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कभी आपने ये विचार किया कि दशा किसी और ग्रह की चल रही है पर परेशान आप फिर भी हो रहे हैं, और ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे राहु की दशा चल रही हो, ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे शनि मंगल की दशा चल रही हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों व्यक्ति एक अच्छे योग कारक ग्रह की दशा चलने के बावजूद, संपूर्ण मेहनत करने के बाद भी उसको उसका प्रतिफल नहीं मिलता? आए दिन इस तरीके की समस्या हम मनुष्यों को परेशान करती है। आप सारी चीज़ें करते हैं, सारा मतलब पूरी न, आप नहीं चाहते हैं कि आपके विरुद्ध में आपके जीवन में कोई भी एक निर्णय घटित हो। मैं जैसे चाहता हूं कि मेरे वीडियो के व्यूज़ अच्छे आएँ, पर नहीं होता। पर इसमें क्या दोष है, क्या कारण है, आज हम अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम से आपको ये भी समझ में आएगा कि दशाएं किस तरीके से भावों से प्रभावित होती हैं, कब एक अच्छे ग्रह की दशा भी आपको समुचित लाभ नहीं दे पाती है, और किस तरीके से किसी भी जन्म कुंडली का जो किसी भी लग्न का जातक अपने समस्त पराक्रम को करने के बावजूद भी ज्योतिष से और ग्रहों से हार मान जाता है। कहता है मेरे बस में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बने रहिएगा कार्यक्रम के अंत में से तक, कहीं नहीं जाना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप रख लीजिए, लिख लीजिए, और अगर हो सके तो जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करिए। सबसे पहला कि श्लोक मैंने जो पढ़ा है वो अर्थ अंतिम में बताऊंगा। कल शनिवार है, लाइव भी होता हूं मैं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे, तो जरूर उपस्थित होइएगा अपनी कुंडली के साथ। एक से अधिक प्रश्न के साथ AM PM का ध्यान रखना होगा और डिटेल कमेंट में लिखना होता है। बात करते हैं, क्या कहा कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर किसी भी लग्न की कुंडली बनी हो, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर राहु और केतु पंचम भाव में विराजमान हो, मतलब उस भाव से, मान लीजिए मैं एक कुंडली बना लेता हूं 5 नंबर की, 5 नंबर की कुंडली मैंने बना ली, और इसमें मैंने राहु को बिठा दिया एकादशवें स्थान में। अब सूत्र क्या है? ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि आप अपनी कुंडली में राहु को देखिए। आपने राहु को देख लिया कि वो यहां बैठ गए। अब दूसरे नंबर पे क्या देखना है कि आपको दशा कौन सी चल रही है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। अब आपने ये भी देख लिया कि दशा किसकी चल रही है। अब ये देखिए कि जो राहु हैं वो आपकी गुरु की दशा, यानी कि जिस भाव के स्वामी गुरु होते हैं उससे वो सप्तम स्थान में और उससे वो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। बैठे ना, एक से चतुर्थ स्थान में बैठ गए और एक दूसरी राशि से 7वें स्थान में बैठ गए। अब सिद्धांतकार क्या लिखते हैं कि राहु अगर दशा के, जो ग्रह की दशा है, दशा से चौथे, 7वें, 9वें और 5वें, राहु अगर जो ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से, मैंने क्या कहा था, गुरु की दशा चल रही है, तो मैंने गुरु को उदाहरण में लिया था। तो जो ग्रह की दशा चली उस भाव से राहु चौथे बैठे हों, 7वें बैठे हों, 9वें और 5वें बैठे हों, तो ये दशा क्या करेगी? पुत्र का कष्ट देगी, संतान। उसके बाद गृह में क्लेश होगा, गृह क्लेश। और क्या देंगे? शिक्षा प्रभावित करेंगे। और क्या करेंगे? आपकी नौकरी खाने की स्थिति में चले जाएंगे। अब बताइए, दशा तो आपकी गुरु की चल रही है। हम ये भी जानते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु योग कारक होते हैं,
पर बात तो यहां बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि वो जो ग्रह एक्टिव था उसकी जो राशियां बनी हैं वहां से राहु केंद्र में बैठ गए, वहां से राहु केंद्र में बैठ गए, चौथे सातवें बैठ गए। अब एक सिद्धांत और है, इसी को दूसरे ग्रह पे आजमा लेते हैं। राहु चौथे, सातवें, नवें और पांचवें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिंह लग्न की कुंडली में मंगल की दशा चल गई, मंगल की दशा चल गई। अब मंगल क्या होते हैं? मंगल होते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और होते हैं नवम भाव के स्वामी, है ना। मंगल की बात होगी, मान लीजिए किसी को कोई सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल की दशा चल रही है। मंगल कौन है? नवम और चतुर्थ के स्वामी। मंगल कहाँ बैठे उससे मतलब नहीं है, ये नहीं देखना है कि मंगल कहाँ बैठे हैं, हमें ये देखना है कि राहु कहाँ बैठे हैं। राहु मंगल की एक राशि से तीसरे भाव में बैठे हैं और एक राशि से आठवें घर में बैठे हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे कि एक जो राशि है वहां से राहु तीसरे घर में बैठ गए, तो राहु तीसरे भाव में बैठे हों, एकादशवें भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली के उस भाव से दसम स्थान में बैठे हों। आठवें तो नहीं, आठवें में भी रख लें। राहु बैठे हैं एक राशि से तीसरे, एक राशि से आठवें। अब क्या कहा दूसरा सिद्धांत कि दशा जिसकी चल रही हो उसकी दशा से अगर राहु तीसरे बैठे हों, एकादशवें, दसवें या आठवें, तो ये ग्रह आपको लाभ दे सकता है, संतान का सुख दे सकता है, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर सकता है और पराक्रम का परिणाम दे सकता है। यहां चौथे, सातवें और नवें, पांचवें थे तो कष्ट दे रहे थे, यहां वो तीसरे, दसवें, ग्यारहवें और आठवें हो रहे थे। भाव से तीसरे, भाव से आठवें, तो क्या हो रहा था? लाभ मिल रहा था, संतान का, यश का, नौकरी का, प्रतिष्ठा का बल बढ़ रहा था। राहु ऐसे हो गए तीसरे, दसवें, एकादशवें, तीसरे, दसवें, एकादशवें और आठवें घर में। ऐसा क्यों होता है? अब इसको समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो सिद्धांतकार ये लिखते हैं, आचार्यवर ये लिखते हैं कि अगर कोई पापक ग्रह, कोई भी पापक ग्रह अगर किसी भी भाव से कोई भी पापक ग्रह भाव से तीसरे, छठवें, दसवें, एकादशवें और आठवें हो तो वो साहस और बल की वृद्धि करता है, अपना बल वो स्वतः बढ़ा लेता है। भाव से तीसरा तो भाव का बल बढ़ गया। ये बात मैंने पहली बार नहीं बताई, बहुत बार बताया है, पर ये आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनेगी तो आपको राहु की उपस्थिति उस दशा को भी अच्छा और बुरा परिणाम दे जाती है, दिलवा देती है। जैसे मैंने क्या कहा कि उस भाव में चौथे, नवें, पांचवें, है ना, केंद्र में सातवें, चौथे, कौन सा कहा था? चौथा, सातवां, नवां और पांचवां, तो ये कष्ट दे रहे थे और तीसरे, छठवें, दसवें, एकादशवें और आठवें बैठे हों। हाँ, इसमें एक सिद्धांत और जरूर होगा जो अष्टम भाव को लेकर के होगा कि अगर जिस भी भाव से राहु देव, जिस किसी भी भाव से राहु देव, भाव से राहु आठवें बैठेंगे तो कई बार ये असंतुलित परिणाम दे सकते हैं। मतलब हो सकता है कि ये असंतुलन पैदा करें। ऐसा संभव है कि वो ग्रह चाहे उसकी दशा चले ना चले, राहु की दशा नहीं चल रही है, ये जितने मैंने सिद्धांत बताए इसमें कहाँ मैंने राहु को कहा है कि राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में अलग परिणाम देखने को मिलेगा, वो एक अलग विषय होगा, पर दशा किसी और की और प्रभावित कोई और हो रहा है और कर कोई और रहा है। प्रभावित जातक हुआ। अब जैसे सिंह लग्न वाला मैंने जो उदाहरण दिया था कि सिंह लग्न की कुंडली में तो सूर्य, गुरु की दशा तो अच्छी जानी चाहिए ना, लेकिन अच्छी तो नहीं जा रही थी। इस वजह से अच्छी नहीं जा रही थी क्योंकि ग्रह किससे प्रभावित होता है? ग्रह अपना फल कैसे करता है? इससे ग्रह, कोई भी ग्रह अपना फल कैसे करता है इसको भी समझ लेते हैं। भाव से, उसके बाद दृष्टि से, उसके बाद युति से, उसके बाद केंद्र और चतुर्थ से संबंध, मतलब संबंध से, भाव के संबंध से,
या तो केंद्र में बैठा या त्रिकोण में, या तो केंद्र में या तो फिर त्रिकोण में, ऐसे वो प्रभावित होता है। तीसरे, छठे, आठवें, एकादशवें, नवम, पंचम, चतुर्थ, सप्तम कहाँ बैठा, ये ग्रह इन सभी विषयों से प्रभावित होता है। दृष्टि से मैंने कहा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ का स्वामी है, किस से दृष्ट है, किसके साथ बैठा है, किस भाव से केंद्र में बैठा, किस भाव से त्रिकोण में बैठा, इतना सब कुछ होता है ना, तब जाकर के वो फल कथन सही होता है। और परिपक्व ज्योतिषी वही है जो कुंडली को बेसिक में इतना समझ ले कि इतने सारे सिद्धांतों से छन करके आपको बाहर निकलना पड़ता है। एक जैसे उदाहरण देता हूं, योग कारक ग्रह, मैं मान लीजिए मैं एक कुंडली आप लोगों को बना के दिखाऊं, जैसे यही सिंह लग्न की कुंडली है, इसी पे एक उदाहरण दे देता हूं जो कुंडली के बेसिक सिद्धांत की चर्चा कर देगा कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु पापी भाव के भी स्वामी होते हैं अष्टवें सोने के कारण, और सिंह लग्न की कुंडली के लिए छठवें और सातवें भाव के कारण शनिदेव मारक हो जाते हैं। अगर सिंह लग्न की कुंडली के लिए पापी गुरु होंगे और अगर उनका संबंध जन्म कुंडली में अगर योग कारक हुए गुरु, योग कारक अगर गुरु हुए, तो मारक ग्रह से जब कभी भी इनका संबंध बनेगा ना, शनि से, गुरु और शनि का संबंध जब कभी बनेगा, एक दूसरे को देखेंगे तो ये एक दूसरे को बहुत मजबूती से प्रभावित करेंगे। मजबूती से प्रभावित कैसे करेंगे? गुरु शनि पे अपना अध्याय आरोपित करना चाहेंगे और शनि मारक का बल आरोपित करना चाहेंगे। अब ये बात वहां पे जाकर के निर्णय लेने वाली होगी बहुत सूक्ष्मता से कि कौन किस पर हावी हो रहा है। यही बात मैंने अभी पूर्व में बताई थी कि ग्रह किससे प्रभावित होता है? भावों से, राशियों से, दृष्टि से, युति से और उच्च नीच से होता है ना। तो आपको आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह, अब यहीं पे ये बात बहुत फिट बैठ जाए। मान लीजिए मैंने शनि की बात की, तो शनि अगर जन्म कुंडली के सप्तम और छठवें भाव के स्वामी होते हैं और राहु अगर एकादशवें भाव में बैठे हैं, और मान लीजिए शनि की ही दशा चल रही है किसी जातक को, तो उसकी राशि से पंचम स्थान में राहु बैठ गए, उसकी राशि से छठवें घर में राहु बैठ गए। तो छठवें भाव में थे, राशि से छठवें भाव में थे तो राहु अच्छा परिणाम कर रहे थे, लेकिन राशि से पंचम भाव में थे, यहाँ से पंचम भाव में थे, पंचम भाव में थे तो बुरे परिणाम कर रहे थे। मतलब दोनों का मिला जुला असर मिलेगा। और अब ये बात राहु पर केंद्रित होगी कि वो किस तरीके का फल जातक को शनि की दशा में देने वाले हैं। दशा तो किसकी चल रही है? इसी वजह से मैंने कहा था कि कई बार चैट जीपीटी और एआई जो ज्योतिषी हैं वो एकदम जो डेटा फीड है ना उसमें वही बात बताते हैं, जबकि ज्योतिषी कैलकुलेशन के साथ बताता है। आमतौर पे आप लोगों के दिमाग में ये बात डाली जा रही है या डाला जाता है कि ज्योतिषी, निश्चित रूप से ज्योतिषी तुक्का मारते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अधूरी जानकारी वाले तुक्का मारते हैं जिनके पास अपनी तपश्चर्या का बल नहीं होता। सामान्यतया जो ये अध्ययन होता है वो कभी भी पूरा किसी ज्योतिषी का नहीं होता है, और सब अंत में आकर के ब्रह्म की वाणी को कह देते हैं कि नहीं, भागी भगवान की इच्छा है। पर एजम्पशन जो होता है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। कैलकुलेशन कितना आपका मजबूत है। अब जैसे मैंने क्या बात कही कि शनि की दशा चल रही है और राहु के कारण शनि प्रभावित हो रहे हैं। शनि की दशा नहीं चल रही है पर फिर भी राहु अपने प्रभावों से उस जातक को परेशान कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। अगर दशा, एआई ज्योतिषी क्या कहता है या कई बार कि ग्रह तभी परिणाम करता है जब वो दशा में एक्टिव होता है, जबकि यहाँ तो कुछ भी ऐसी बात नहीं हो रही है। दशा में तो शनि भी एक्टिव नहीं है, राहु के कारण शनि का प्रभाव प्रभावित हो रहा है। जिस ग्रह की दशा चली वो प्रभावित कर रहा है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिस ग्रह की दशा नहीं चली वो सिर्फ अपनी कुंडली में उपस्थिति के कारण जातकों को परेशान और प्रभावित कर रहा है, ये बात भी बड़ी अजीब है और अद्भुत भी है। इस वजह से कुंडली जो है, ज्योतिष का जो तर्क होता है, ज्योतिष के जो सूत्र और सिद्धांत होते हैं वो कैलकुलेशन पे आधारित होते हैं। आपका कैलकुलेशन जितना दिव्य और जितना मजबूत होगा उतनी ही ज़्यादा प्रमुखतया से आप कुंडली के सूत्र को अप्लाई करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपका फलादेश सही भी होगा। सामान्यतया ज्योतिष जैसे विषय से लोगों का विश्वास इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन होता नहीं, निर्णय ज़्यादा सुनाई देते हैं,
है ना। कैलकुलेशन तो लोग करते नहीं है, सूक्ष्म अन्वेषण तो होता नहीं है। एक ही कुंडली के सारे सिद्धांतों को आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रखते और बस फलादेश तुम्हारी कुंडली में गुरु यहाँ है, तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, आपकी कुंडली में यहाँ है। जब तक एक कुंडली पे लगभग सिद्धांतों का आरोपण नहीं होगा, आरोपित नहीं करेंगे, तब तक आपको मलाई नहीं मिलेगी, तब तक आपको एक समुचित निर्णय भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठता जाएगा और इसी वजह से वो कई बार इस कुचक्र से अपने आप को दूर कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलती ज्योतिषी के कैलकुलेशन नहीं करने की थी और उत्तर किसका मिला? उत्तर मिला कि नहीं, ज्योतिष जैसा विषय कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ काम नहीं करता है। तो गलती यहाँ पे ये बात समझनी होगी। तो कुल मिलाकर के मैंने जो बात आप लोगों को कही है वो ये है कि दशा किसी की नहीं चली, दशा चल रही है सूर्य की। और प्रभावित कौन हो रहे हैं? राहु के कारण वो जातक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो भाव से संबंध ग्रह बना रहा था, क्योंकि वो दृष्टि से जातक को प्रभावित कर रहा था। क्लियर है? तो आपकी कुंडली में क्या देखना है? राहु किस राशि से 5वें घर में बैठे हैं, राहु किस राशि से 7वें घर में बैठे हैं, राहु किस राशि से 9वें घर में बैठे हैं, राहु किस। अब एक बात और भी है, पाराशर जी ने ये बात भी लिखा कि अगर राहु के बारे में कि अगर जन्म कुंडली में ना किसी भी स्थिति में अगर मान लीजिए राहु जहाँ बैठे हैं, उदाहरण राहु अगर यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव में शनि अगर बलवान होके बैठे हो, मान लीजिए शनि यहीं बैठ गए, तब ये राहु अच्छे भी हो जाएंगे, तब ये राहु अच्छे परिणाम भी करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि उनसे जो जिस ग्रह की बात हम कर रहे हैं वो ग्रह बलवान होके बैठा है। अगर ग्रह या वो भाव राहु से 5वां भाव, राहु से 9वां भाव अगर बलवान होके बैठा, मैं लिख देता हूं, राहु से 5वां भाव अगर बलवान है तो राहु अच्छे होंगे। तो राहु अच्छे होंगे। और अगर किसी भी भाव से 5वां, 9वां, 10वां, 11वां अगर उस भाव का स्वामी वहां बैठा है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ ग्रह अच्छा परिणाम करेगा। लेकिन अगर वो इधर उधर बैठा है, तब ये कई बार आपको अलग तरीके से निगेटिवली अप्रोच भी कर सकता है। इसको समझना होगा और 2-3 बार इस विषय को जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक ये बात आपको समझ में शायद ना आए। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। दक्ष प्रजापति से ब्रह्मदेव कहते हैं जाओ तुम तपस्या करो। वहां वो कई हजार वर्षों तक, दिव्य कई वर्षों तक अपने इंद्रियों को वश में करके दक्ष प्रजापति देवी दुर्गा की तपस्या करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ ब्रह्मदेव ने ये कहा कि आप दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में उपस्थित होइए और भगवान शिव से परिणय सूत्र में खुद को बांधिए, क्योंकि विष्णु जी जो हैं, जो नारायण हैं, वो साक्षात लक्ष्मी मैया का पाणी ग्रहण कर चुके हैं। अब भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ होगा। उसके लिए आपकी तपस्या, आपके प्राप्त करने की तपस्या दक्ष प्रजापति करेंगे। उनको प्रसन्न होकर के आप उनकी पुत्री के रूप में उनको वर दे देना, ताकि जो है वो ये सृष्टि का आगे भार वहन हो सके। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अच्छा लगा होगा तो कार्यक्रम में जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।